न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में अनिल चौधरी साहब और मैम आपका स्वागत है। जो हमारा चैनल है, जो हमारा न्यूज़पेपर है, उसका शुरू से यही प्रयास रहा है कि जो देश के धरोहर हैं, जो अनुभवी नागरिक हैं, उनकी बात से युवा अपने को ऊर्जावान रखे और अपने को उसी रास्ते पर ले आए। इस कड़ी में हम आपका इंटरव्यू अपने चैनल के माध्यम से देश तक पहुंचाएंगे। चौधरी साहब, पुनः आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा सर्वप्रथम थोड़ा सा अपना परिचय दें अनिल चौधरी जी। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका प्रेम जी। मैं अनिल चौधरी। मेरा जन्म मेरठ में हुआ और मेरी लिखाई पढ़ाई दिल्ली में हुई। कॉलेज मैंने स्कूल कॉलेज दिल्ली में किया, फिर मैंने बैंक ज्वाइन किया 78 मेरठ में। मैं अभी कैनरा बैंक से मैं सेवानिवृत्त हूँ। 2017 में मैं सेवानिवृत्त हुआ कैनरा बैंक से। गाजियाबाद एनसीआर की विभिन्न ब्रांचों से होते हुए दिल्ली से रिटायर हुआ और अभी फ़िलहाल में मैं सेवा के कार्य में लगने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोशिश ये है कि जो भगवान ने हमको 60+ उम्र दी है, उससे कुछ समाज में थोड़ा सा समय हम लगाएं। चौधरी साहब, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपके बगल में आपकी धर्मपत्नी बैठी हुई हैं, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इनका भी परिचय दें और मैम आप भी बताइएगा, क्योंकि जीवन एक दूसरे के साथ ही चलता है। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम तरुणा चौधरी जी। मेरी पढ़ाई दिल्ली में ही हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद विवाह के पश्चात मैंने ये पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ये MMH कॉलेज से मैंने पहले संस्कृत में रेगुलर MA किया और वहाँ पर गोल्ड मेडल मिला मुझे। ओके। दो बच्चे होने के बाद पढ़ाई की बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि दोनों बेटियां मेरी स्कूल चली जाती थी, मैं खाली रहती थी, तो उस समय सोचा कि चलो पढ़ाई की जाए, क्योंकि वो पढ़ाई की इच्छा रह गई थी अधूरी और मेरी इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं। तो इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। पहले मैंने B.Ed की, फिर ये MA की और उसके बाद मैंने हिंदी में MA की और ये सेंट जोसेफ एकेडमी स्कूल मैं 27 सालों तक पढ़ाती रही। वहाँ PGT टीचर रही और 2022 में मैं रिटायर हुई। 22 में रिटायर हो गई, तो अब जो है कुछ और सिखा रही हैं बच्चों को आप और बड़ों को भी। मैं एक रचना सागर पब्लिकेशन है, उसकी टुगेदर विद हिंदी आती है। ओके मैम। वो मैं लिखती हूँ, जिससे बच्चों को बहुत लाभ होता है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसको। ICSE बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो उस पुस्तक को बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि उससे उनको बहुत पढ़ने में सहायता मिलती है। चौधरी साहब, एक सवाल मेरा सभी से होता है, आज के ज़माने में न्यूक्लियर लाइफ लोग जीना शुरू कर दिए, लोग परिवार को भूलते जा रहे हैं, एक ही बच्चा होता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैंने अभी बहुत सारे डॉक्टर्स के इंटरव्यू लिया, उसमें ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं महिलाओं को सर्जरी के द्वारा होते हैं। चूँकि मैं चाहूँगा जब सर आप लोग की शादी थोड़ा सा बताएंगे कब हुई? हमारी शादी 1983 9 मार्च 83 में शादी हुई। 83, यानी कि 17 साल और 23 40 साल। जी, 40 साल का वैवाहिक हो चुका है। जी, हो चुका। हमारी टीम की तरफ से आपको बधाई सर, इसीलिए क्योंकि आज के समय में सर न्यूक्लियर लाइफ है, बड़े उनके साथ रहते नहीं हैं। तो सबसे पहला मैं अपील चाहूँगा, जो नए बच्चे हैं, जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, वो कम से कम अपने पेरेंट्स के साथ अगर रहें तो जीवन एक अलग ही आनंदमय होगा। सर एक अपील करें सर, आप बताएं मैम। परिवार में साथ रहने से अगर लगता है कि अगर उसके आपको थोड़े से कि बुराइयां अगर होंगी तो कमियां होंगी, तो मुश्किल से 10%, ज़्यादा हमें लाभ ही मिलता है। क्योंकि अब जैसे मुझे भी बहुत आराम रहा कि मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती थी, तो बच्चों को पीछे देख लेती थी, तभी मैं स्कूल जा पाती थी, कर पाती थी अपने काम। नहीं तो अकेले बच्चों को अगर हम नौकरों के भरोसे छोड़ के जाएं तो उन्हें वो संस्कार नहीं मिल सकते हैं जो संस्कार परिवार में रहते हुए मिलते हैं। क्योंकि एक साधारण सी बात है, मेरा बेटा है, मुझे देखता है कि हाँ मैं पूजा करती हूँ, भगवान जी को नहला रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो उसको वही लगता है कि हाँ वैसे ही करना है। जिस दिन मैं कहूँगी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूजा कर लो, तो वो पूजा करता है। तो जो ये चीज़ें कोई एक नौकर नहीं सिखा सकता, जो संस्कार हैं वो संस्कार
साथ में रहकर परिवार में साथ रहकर ही मिलता है। साथ रहकर ही मिल पाते हैं। तो हर किसी को परिवार के साथ रहना रहना चाहिए। ही चाहिए। कोई ये नौकर ये वाले संस्कार देगा नहीं, और ये कोई किताबों से भी नहीं आते, ये साथ रहने से ही आते हैं कि हाँ कोई बड़ा आया है उसको नमस्ते करनी है, पैर छूने हैं, ये सारी बातें वो हमें देखते हैं, वो सीखते हैं। कोई बिना प्रयास के वो ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, जो ये साथ रहने से ही हो पाता है। मैम, देखा जाता है कि आज की जो चलन है, नौकरी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और बच्चों को क्रेच भी छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चा 5 साल तक कम से कम चाहता है कि अपने पेरेंट के साथ रहे। तो उससे कैसा भविष्य निर्माण हो रहा है? ये बड़ा सामाजिक सवाल है मैम। उसके कारण जो आजकल के बच्चे हैं उनके अंदर ना, जैसे हम लोग थे एकाकीपन, वो एकाकीपन तो है ही, उनके अंदर जो ये कॉपरेशन जो होता है ना, आपस में सहयोग करना, वो भावना बिल्कुल नहीं आ रही। वो बिल्कुल नहीं सीख पा रहे हैं। और उनका जो अहम है इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि वो छोटी सी हार को भी स्वीकार नहीं कर पाते। उसको अपनी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। बहुत ही मतलब एकदम, जो हम कभी अभी तक हमारे में नहीं आता कि भाई हमारी इंसल्ट हो गई, हमारा अपमान हो गया, उनका इतने छोटे बच्चों का हो जाता है। उनकी ईगो हर्ट होती है। उसका वजह यही है कि वो अकेले रहने का है। तो सर, कम से कम समाज में लोगों को समझना चाहिए कि परिवार के साथ रहें, जिससे माँ बाप का भी मान सम्मान बढ़े और उनको भी अच्छा लगे। चौधरी साहब, 2 सवाल था मेरा। जो हमारा जो चैनल है, वरिष्ठ नागरिक के बजाय हम लोग अनुभवी नागरिक के रूप में आपका स्वागत कर रहे हैं, आप दोनों लोग का। उसी कड़ी में मेरा इंटरव्यू है सर। जीवन पर्यंत एक आम इंसान समाज से ही सब कुछ लेता है, चाहे वो पुत्र के रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वो बिजनेसमैन के रूप में, चाहे एक शिक्षक के रूप में, या नौकरी पेशे वाले रूप में। लेकिन जब समाज को देने की बारी आती है तो बड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है और बहुत कुछ गुणा भाग करने लगता है। तो समाज हमारे लिए स्वरूपर होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बोलें चौधरी साहब। जी, जैसे आपने कहा कि आपने सीनियर सिटीजन ना कह के एक अनुभवी नागरिक संज्ञान दिया आपने, अच्छा लगा। सबसे पहले तो जैसे बताया करुणा चौधरी ने कि भाई फैमिली ज्वाइंट होनी चाहिए, उसके बहुत फ़ायदे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अनुभवी हैं, अनुभव से हमने सीखा ये कि ज़्यादातर बच्चों को अपने दादा का नाम पता है, लेकिन दादा के पिता का नाम नहीं पता है। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि साल में कम से कम कुछ दिन अपने बच्चों को बताएं कि आपके दादा का नाम ये और परदादा का नाम ये था, ताकि जिनके हम वंशज हैं, जिन्होंने हमको दुनिया में लेके आए हैं, उनको हम साल में हर समय हमको याद करना चाहिए, ताकि बच्चों को याद रहे। नहीं तो आने वाले समय में, क्योंकि अब बच्चे सिंगल फैमिली रहने लगी हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। जानकारी देना जरूरी है, उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक रहा समाज में कुछ करने का, अभी जैसे कि मुझे एक लाइन याद आ रही है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा हमें जीवन देती है, ऐसे ही फूल हमें सुगंध देते हैं, और माटी हमको भोजन देती है। ये सब कुछ देती है, तो हम क्या दे रहे हैं समाज को? जी। तो हमें समाज को देना है जो हमारा अनुभव रहा है, जीवन का अनुभव है, और उसको अनुभव को बताएं, ताकि लोगों में एक संस्कार बच्चों में आए, और जो अपना जीवन है एक आम जन में, जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कमियां हैं हर चीज़ की, उनको पूरा करें, उनको सिखाएं, बौद्धिक रूप से सिखाएं, और कुछ समस्या ऐसी आती है तो उनको हर तरह से उनको मदद करी जाए। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और यही एक है, जैसे कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, हमें यही काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही कि हमको सब कुछ देता है, चाहे वो हवा हो, मिट्टी हो, लेकिन हम क्या देते हैं ये हमें सीखना चाहिए। सर, बस चाहूँगा जो संक्षिप्त में, अनिल चौधरी जी, आपकी जो जीवन यात्रा थी वो कहाँ से आपने प्रारंभ किया और कहाँ तक आप उसको उड़ान देते हुए लेके आए, थोड़ा संक्षेप में बताइए सर। मैम मुस्कुरा रही हैं। पैदाइश तो मेरी मेरठ की हुई। जी। ननहाल हमारे मेरठ में थी, और स्कूलिंग हमारी जो है, हमारे पिताजी जो है पंजाब गवर्नमेंट में रहे, हम कांगड़ा रहे। उसके बाद पिताजी का नाम जरूर बताइए सर। श्री भीमसेन जी। ओके। हमारे दादा का नाम श्री टेकचंद जी। ओके। हमारे परदादा का नाम श्री गंगाराम जी। जी, बिल्कुल आपको याद है। तो नादौन पंजाब से फिर हम लोग जो है
जब नादौन और ये सब हिमाचल में एक हुआ करते थे पंजाब भी, दिल्ली आए 65 में दिल्ली आए। स्कूलिंग मेरी दिल्ली हरिनगर घंटाघर से हुई, हायर सेकेंडरी, और कॉलेज मेरा रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, धौलाकुई में कॉलेज है रामलाल आनंद कॉलेज। ओके। 76-77 का मैं बीकॉम ऑनर्स पास आउट। बीकॉम ऑनर्स। उसके बाद 1.5 साल मैंने सर्विस की हितकारी पोर्ट्रीज में एज अप्रेंटिस। ओके। और 78 में एक बैंक, हाँ, लक्ष्मी कमर्शियल बैंक, मैंने मेट ज्वाइन किया जी जी फरवरी 78 में। जी जी। उसके बाद वो कैनरा बैंक में मर्ज हुआ 84 में। ओके। तो मैं गाजियाबाद ट्रांसफ़र हुआ, और गाजियाबाद में आने के बाद मैंने कैनरा बैंक में काम किया। पब्लिक सेवा करना और पब्लिक में जाके बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, उसी नाते समाज सेवा करना। और उसी लिए मैंने जो है बैंकों में एक संगठन चलता है भारतीय मजदूर संघ का, वो मैंने ज्वाइन किया। मजदूरों का संगठन, मजदूरों के लिए काम करता रहा। उसमें मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा कैनरा बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में। उसी के नाते मेरा संबंध हुआ राष्ट्रीय सेवक संघ के लोगों से जी, क्योंकि राष्ट्रीय सेवक संघ का ही एक अनुशासित संगठन है भारतीय मजदूर संघ। मैं जिले का अध्यक्ष रहा, गाजियाबाद जिले का कोषाध्यक्ष रहा। इस नाते मुझे मौका मिला मजदूरों में काम करने का, मजदूरों की सेवा करने का, उनकी समस्याओं को लेने का। फिर मुझे ये लगा कि जीवन जो है, दुनिया नौकरी करती है, दुनिया बच्चे पालती है, तो हमने क्या खास काम किया। तो खास काम के लिए फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना जीवन का बहुत सारा समय मजदूर में या गरीब लोगों में, समाज में काम करना चाहिए। वो भी हम कर रहे हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं जैसे राष्ट्रीय सेवक संघ की तरफ से बहुत सारे संगठन, राष्ट्रीय सेवक संघ के अलावा बहुत सारे संगठन अभी लगे हैं देश उत्थान में। जी, तो बस उसी सेवा में लगा हूँ। प्रयास ये है कि भगवान ने अगर ये उम्र दी है हमको 60+ तो उसमें समाज में लगाएं, बस यही प्रयास है। ना काम का, ना हमें नाम की इच्छा है, ना हमें दाम की इच्छा है, बस ये कि हाँ समाज में हम कुछ दे जाए तो ये हमारा सौभाग्य रहेगा। राइट सर, हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां भी आती हैं, संघर्ष भी आता है, गम भी होता है, खुशी भी होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति तो नहीं होगा जिसके अंदर दिक्कतें ना आई हो। तो मैं चाहूँगा उस संघर्ष से उबरने की शक्ति हर किसी को मिले। कभी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ? जी, वो तो अप डाउन जीवन में चलते ही है, चलते रहता है। हमारे पिताजी 86 में एक्सपायर हुए। जी जी जी। उसके बाद छोटी 2 बहनें थी, उनकी शादी करी हमने। मिसेज ने हमारा बहुत साथ दिया क्योंकि उनको जो है बहुत शौक रहा कि हमेशा जो है लोगों की सेवा करना है। परिवार में मिलजुल के चलती थी ये। और हालांकि मेरा जो अपना परिवार रहा थोड़ा मीडियम क्लास का रहा। ये अच्छे घर से रही दिल्ली में। ये दिल्ली एजोरी गार्डन में रही, बड़ी जगह में रही। लेकिन तब भी इन्होंने हमारे परिवार को बहुत संभाला। बहुत ऐसी स्थिति आई जब हमारे पिता एक्सपायर हुए, मदर एक्सपायर हुई, हमारे घर में और समस्या ऐसी आई, लेकिन सबसे उभरते चले गए आप। पूरा साथ दिया इन्होंने। जो लोग 60 क्रॉस कर जाते हैं उनको बड़ा गिफ्ट माना जाता है। तो ऐसा कौन सा डीएनए में परिवर्तन आ रहा है कि एज जो हमारी घटती चली जा रही है? विशेष तो उसमें कि हमारा रोजमर्रा का जो हमारा एक सिस्टम है, लाइफ स्टाइल बहुत बदल गया। पहले से बहुत जल्दी में रहते हैं। अगर ये किसी से कहा जाए कि थोड़ा सा जरा सेहत को ध्यान दीजिए, अगर मैं ही कहने लगूँ किसी से तो वह बात नहीं मानेगा। डॉक्टर अगर ये कहेगा कि ये काम करिए वरना दिक्कत आएगी तो मानते हैं, तो मानेगा। तो ये जबरदस्ती का सौदा नहीं होना चाहिए। इंसान को अपनी सेहत का ध्यान रखना है, खान पान पे ध्यान रखना है और सादा जीवन बताना है। उसमें कोई कभी समस्या कभी नहीं आती है। बहुत बढ़िया जीवन चलने वाला है हर इंसान का। और बस लाइफ स्टाइल पे थोड़ा सा अपने लिए कुछ समय निकालिए। राइट जी। जैसे कि सर आप समाज के लिए समय निकाल रहे हैं, मेरे ख्याल से जो लोग इसको देखेंगे उनको भी लगेगा कि अपने लिए साथ साथ समाज के लिए भी समय निकालना है। मैम, एक सवाल आपसे और था। आप गृहिणी हैं, आप पढ़ाती भी थी, घर भी देखती थी। सर ने कहा कि सब जगह आपने साथ दिया। अब का जो भारत है 2014 के बाद, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब के भारत में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया आपको? परिवर्तन थोड़ा सा तो ये देखती हूँ, अब लोगों में संस्कार आ रहे हैं पहले से। थोड़े से ईमानदार बन रहे हैं लोग, भ्रष्टाचार कम हो रहा है। और बनना चाहिए ईमानदार, और बनना चाहिए। और अब हिंदू कहने में मैम आपके टीचर हैं, बिल्कुल सही बोलेंगी आप। नेता की तरह नहीं बोल रही हैं आप, सच्चाई बोल रही हैं। और अब देखो पहली बार सब मतलब गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। पहले सब डरते थे। जी। मैं रोज स्कूल जाती थी तो ऐसे होता था। तो अब लेकिन
देखती हूँ सब बड़े मतलब फिर भी मिलजुल कर रह रहे हैं। संस्कृति को याद संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति को नई पहचान मिल रही है, नई जिसको पहचान लोग मिल भूल चुके थे। जी जी कि जी जैसे हमने G20 में देखा कि उन्होंने जो तस्वीरें भी खिंचवाई हमारे काल चक्र के सामने, नालंदा यूनिवर्सिटी के उसमें, तो हमारी जो जो संस्कृति है वो दोबारा सामने आ रही है। जो पुरानी संस्कृति थी जिसको लोग बिल्कुल भूल गए थे, हम्म, उसको अब पता ला चल रहे। रहा है लोगों को। ये उसके परिवर्तन बारे में देखा। ये परिवर्तन आ रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन है कि इतनी हमारी समृद्ध संस्कृति थी वो बिल्कुल भूल चुके थे लोग, इतनी पाश्चात्य की तरफ आकर्षित हो रहे थे ना, तो अब वो फिर भारतीय बन रहे हैं। मैम एक सवाल और करूंगा, लेकिन चौधरी साहब सवाल ये है कि जैसे कि आपने बोला कि संघ से जुड़े हैं आप, और उसमें बहुत कुछ मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, व्यायाम, ये सब सिखाया जाता है। सर एक बहुत बड़ा आयोजन जो है, पूरे हम लोग साक्षी बनने जा रहे हैं पूरे विश्व में, भारत देश में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। तो थोड़ा सा आप बताएं कि कितने विलंब से हम इस काबिल बन पाए हैं और कितनी खुशी हो रही है। देखिए, जैसे कि सबको जानकारी है, 500 साल से ज़्यादा हुए संघर्ष, रामलला के मंदिर बनने में ही 500 साल से ज़्यादा हुआ। और जबकि हर धर्म के अपने अपने जो उनके मस्जिद हैं या चर्चिस हैं, हजार हजार साल पहले बन चुकी, कोई समस्या नहीं आई जी। यहाँ कोई समस्या रही, काल चक्कर चलता रहा, समस्या आती जाती रही, लेकिन लाखों लाखों लोगों ने इसमें अपना बलिदान दिया। और आप हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने ये मंदिर बन रहा है, क्योंकि ये राम मंदिर है। ये जैसे कि बताया जाता है कि अयोध्या नगरी जो है दुनिया को रास्ता दिखाने वाली नगरी थी। अब यहाँ रामलला विराजमान होंगे, हम बहुत सौभाग्यशाली रहेंगे, जाके दर्शन करेंगे। और मैं तो सबसे ये इस इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप हम सबको एक बार अयोध्या जरूर जाना है और जाके वहाँ पर दर्शन करने हैं। पूरे देश के आदमी को, पूरे देश के सम्मान्य नागरिकों से मैं निवेदन करता हूँ। और ये रामलला, श्री राम जो है एक प्रतीक थे पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से। और ये इनके बताए रास्ते पे हमको लेके चलना है, ताकि राम राज दोबारा आएगा, इसमें कोई शक नहीं। योगी जी ने सर पूरा प्रयास किया है उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छा बनाने के लिए। अब देखिए, आपने जिक्र योगी जी का किया, उधर मोदी का जिक्र भी आता है। ये कहीं ना कहीं दिमाग में ये आती है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है ब्रह्मांड में, जिन्होंने मोदी जी आए, मोदी जी के बाद योगी जी आए, और उसके बाद ये रास्ता प्रशस्त हुआ श्री रामलला के मंदिर निर्माण होने का। और ये बहुत ही एक अच्छा अवसर मिला हम लोगों को साक्षी बनने का। और ये कुदरत ने को करिश्मा करके दिखाया है, ये इसमें कोई शक नहीं। और इससे बहुत लोगों को संस्कार मिलेंगे, संस्कार एक नई जनरेशन को मिलेंगे। ये बहुत जरूरी है, संस्कार करना, संस्कार मिलना और सही रास्ते पे चलना। तो जो सर 22 तारीख को है, उस दिन सबसे क्या अपील करेंगे? घर में दीपक जलाएं, पूजा करें जी, दिवाली मनाएं। जैसे कि श्री राम लला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन हम उससे पहले ही, हालांकि दीपक 5 दिन पहले जल रहे हैं, 5 दीपक जलाते हैं। विशेष तौर से 22 तारीख को हम लोगों को दिवाली की तरह ही आयोजन करना है। घर में दीपक जलाने हैं, मिठाई बांटनी है, और अपने निकटतम जो हमारे मंदिर हैं, सब जगह जाकर हमको भजन कीर्तन करने हैं। जैसे हम ये महसूस करेंगे भजन कीर्तन करते हुए कि ऐसा करके सब लोगों का एक मन है। एक जो दिवाली मनती है वो, और एक 22 जनवरी को, एक 22 जनवरी और 1 नवंबर को जो आएगी, नवंबर को आएगी। जी। बहुत अच्छा आपने अपील किया सर। और जो हमारे भारत देश की जो धरोहर है, जो संस्कृति है, उसको युवा भूलता जा रहा है। कम से कम उससे सामने, एक तरह से सामने उसको महसूस करेगा कि हम जिसको भूल चुके थे वो कितना अविस्मरणीय रहा है सर। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना। राम मतलब मनुष्य के रूप में रहते हुए उन्होंने सारी जीवन की कठिनाइयों को सहा, और उसके बाद भी कभी अपने रास्ते से डिगे नहीं। एक पत्नी व्रत को माना, माता पिता का कहना मान के वन में गए, कुछ भी उन्होंने उसके लिए कभी विरोधाभास नहीं किया। कहाँ एकदम वो राजा बनने वाले थे, कहाँ अगली सुबह उन्हें वलकल पहन के वन में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किए।
फिर उसके बाद उन्होंने जो ये एक समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि जो ये जरूरी नहीं है, वो चाहते तो किसी राजाओं के साथ भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी का साथ नहीं लिया। एक वानर और जो कि जिनको हम कोई महत्व नहीं देते, उन सबका उन्होंने छोटे लोगों का साथ लिया, और उसके बाद वो उन्होंने लंका पर विजय भी प्राप्त की। और उसके बाद जब उनका ये क्या कहते हैं राज्याभिषेक होना था, तब उनसे पूछा गया कि आपका कोई मित्र है, इतने दिन आप बाहर रहे, तो उनको कुछ याद ही नहीं आया। फिर उन्हें केवट की याद आई कि हाँ, केवट है एक मेरा मित्र जिसने मुझे गंगा पार कराई थी, उसको बुलाऊंगा। तो मतलब जो समाज में जिनको हम हे दृष्टि से देखते हैं, उन्होंने उन सबको गले लगाया। तो अब मंदिर बनने के साथ साथ बहुत जरूरी है कि समाज में पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र का भी अनुसरण लोग आदर्शों पर चलने का समय है। मंदिर बन जाने के बाद पूरा समाज यही करे, है मैम? हाँ, ये ना असल में अभी तक ना राम को एक ना हिंदू धर्म से जोड़कर देखते थे, जबकि राम जो है एक प्रतीक बन गए हैं हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए एक प्रतीक है, आदर्श के लिए कि भी मूल्यों को स्थापित करना। ये सब इन्होंने किया है। इन्होंने मूल्य स्थापित किए हैं, समाज में संस्कार दिए हैं कि परिवार में मिलजुल कर कैसे रहा जाता है। हाँ, देश में देखिए कोर्ट कचहरी चल रही है, प्रजा का कितना मान सम्मान होता है। तो अब राम राज जो है, जैसे कि सर अनिल जी ने हमने बोला, आने वाला है, तो हम लोग को भी उस पर चलना चाहिए सर। बिल्कुल वही चाह रहे हैं कि अब मंदिर तो बन रहा है, तो राम राज्य धीरे धीरे अपने आप स्थापित होगा जब लोग जाएंगे, सीखेंगे उनकी बातों को। सर एक अंतिम सवाल, जैसा कि संघ में बताया जाता है कि राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, तो राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा होता है राष्ट्र प्रेम। गणतंत्र दिवस आ रहा है, उसकी देशवासियों को शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। विशेष तौर से आपने संघ के बारे में जिक्र किया जी, आरएसएस के अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सिखाया जाता है कि आपका मानसिक तौर पे चुस्त रहना, अच्छे विचार रखने हैं, अच्छे काम करने हैं, अच्छे विचार लोगों में बांटने हैं, और शारीरिक तौर से हमको एक तंदुरुस्त रहना है। फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आपको मैं निवेदन करता हूँ कि आरएसएस ज्वाइन करें, शाखाओं में जाएं और अपना समाज में एक सेवा करने का मौका मिले, जन जागरण अभियान चले। दूसरा, आप मानसिक तौर से और स्वस्थ रहेंगे और शारीरिक तौर से भी स्वस्थ रहेंगे, संस्कार मिलेंगे आपको। तो आरएसएस जितना लोग ज्वाइन करेंगे, हमारा राष्ट्र उतना मजबूत होगा। आरएसएस के अंदर विशेष तौर से बौद्धिक और शारीरिक सिखाया जाता है। आरएसएस सिर्फ केवल सेवा के लिए ही जाना जाता है, तो सेवा करने का मौका मिलता है। उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राइट। तो बस वहाँ सेवा ही सर्वोपरि है। सेवा सर्वोपरि है। अनिल चौधरी जी, और मैम आपका शुभ नाम दोबारा हम जानना चाहेंगे? तरुणा चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी हम किसी विषय पे मिलेंगे। नमस्कार सर, थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम।